हेलो। आज की कहानी पूस की रात। इसे प्रेमचंद ने लिखा है। कथा सम्राट के रूप में विख्यात प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास एक ग्राम लाम्हे में सन 1880 में हुआ। इनके जन्म का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के पिता किसान थे, लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से उन्हें नौकरी करनी पड़ी थी। फिर भी उनके घर का माहौल किसानों जैसा ही था। प्रेमचंद के कथा साहित्य में हमारे देश के किसान समाज का युग सत्य व्यक्त हुआ है। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर शीर्षक कहानी संकलन के 8 खंडों में संग्रहित है। प्रेमचंद का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध महानी सभ्यता आज के समय उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले जब यह लिखा गया। उसी तरह पूस की रात की कहानी की मार्मिकता, मानवीयता और वास्तविकता शाश्वत महत्व रखती है। प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह तो गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है। कंबल के बिना हार में रात को किसी तरह नहीं काटा जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गाली देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा साबित करती थी, स्त्री के समीप आ गया। खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल। न जाने कितनी रकम बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर कर काम करो और उपज हो तो बाकी दे दो। चलो हो गई छुट्टी। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू की उस बात में कठोर सत्य था। वह सच एक भयानक जानवर की तरह उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोला, तुम छोड़ दो इस बार से खेती, सुख से एक रोटी खाने को मिल जाएगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी हाथ में झोंक दो और ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपए ले लिए। उन्हें इस तरह लेकर बाहर चला मानो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका माथा अपनी गरीबी के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे ठिठुराते हुए मालूम होते थे। हल्कू की खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी थी। उसी के नीचे वह बांस की खटोली पर लेटा था। अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े वह बुरी तरह कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में छिपाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है ना? मैं कहता तो था कि घर में पुआल पर लेटा रहे, फिर यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? समझते थे कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, तभी दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़ी पड़ी धुम हिलाई, साथ ही अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप रह गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है
उठूं फिर एक चिलम भरूं। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम पी चुका हूं, लेकिन ठंड है कि दूर ही नहीं हो रही। यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने प्रेम से छलकती हुई आंखों से उसके मुंह की ओर देखा। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए, फिर उसके मुंह को उसके मुंह के पास ले आया। हल्कू ने उसकी हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया। इस बार वह सोने का निश्चय करके लौटा था, पर एक ही पल में उसके दिल में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी पिशाच की तरह उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया। उसके सिर को थपथपाकर उसने उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए वह बेहद सुख का अनुभव कर रहा था। ऐसा सुख महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा भी समझ रहा था कि स्वर्ग शायद नहीं है। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के लिए जरा सी भी नफरत नहीं थी। उस अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह किसी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। अब वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने उसे आज इस दशा में पहुंचा दिया था। सच में इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के दरवाजे खोल दिए थे। उसका रोम रोम प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई ताजगी पैदा कर दी थी, ऐसी ताजगी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा, छतरी के बाहर भूंकने लगा। हल्कू ने कई बार उसे पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए वह आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके मन में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात की शीत को हवा ने धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा खून जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात बाकी बची है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख ले तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए, फिर उनका एक झाड़ू बनाया। हाथ में झाड़ू और सुलगता हुआ उपला लिए वह बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाठे टाठे तो हो जाएंगे टाठे तो हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में निर्दयी हवा पत्तियों को कुचलती हुई चल रही थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर रहे थे। इसकी परवाह किए बिना वह पत्तियों को पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा।
थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले पेड़ की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल पेड़ गहरे अंधेरे को अपने सिरों पर संभाले हुए मालूम होते थे। अंधेरे के उस अनंत सागर में यह प्रकाश नाव के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अंधेरे के उस अनंत सागर में यह प्रकाश नाव के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तप रहा था। कुछ ही देर में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। फिर दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार ललकार रहा हो कि तेरे जी में आए जो सो कर ले। ठंड की असीम ताकत पर विजय पाकर वह विजय गर्व को दिल में छुपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरू ने कूं कूं की, मानो कह रहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय नहीं सूझा? नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन पार निकलता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। जबरा ने आग की लपटों की ओर कातर नेत्रों से देखा। कल मुन्नी से मत कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह बात सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया हुआ था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हवा का झोंका आने पर वह जरा सी आग जाग उठती थी, पर एक ही क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठ गया। बैठा बैठा वह एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों ठंड बढ़ रही थी उसे नींद आने लगी थी। तभी जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को लगा कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले उसे, मुझे धोखा हो रहा है। कहा, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक उसे हवा का बेहद ठंडा, बिच्छू के डंक सा चुभने वाला झोंका लगा। बस वह फिर बुझते हुए अलाव के पास जा बैठा। राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फाड़ रहा था। नील गाय खेत का सफाया कर रही थी, पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आकर्ण मेहता ने रस्सियों की तरह उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। वहीं खड़ी मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूं और तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत में डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो शरीर में जान ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था।
मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।